आज मैं गुप्ता गुप्ता का कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। एट द वर्क साइट स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट मीन्स, मतलब कि किसी भी साइट पे स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट का मतलब क्या हुआ। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब हुआ applying the theory of the probability to sample testing और inspection। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं, सैंपल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं कि हम कुछ ही सैंपल को टेस्ट करते हैं, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, सारा मटेरियल का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। द स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल apply to be help in understanding the variation in strength and durability। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल से हम क्या कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग कंक्रीट द गाइड द अकाउंट दैन द मिक्स डिजाइन, वो मिक्स डिजाइन के को गाइड करता है। और एक किससे होता है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल किससे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी से एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स कॉस्टलियर, कह रहा है इंडिया में प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट है वो कॉस्टलियर देन ट्रेडिशनल कास्ट इन सिटू आइटम। द प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट रिप्लेस, मतलब कह रहा है प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट कॉस्टलियर है, कॉस्टलियर है इन इंडिया में देन इन सिटू। तो देन कह रहा है कि प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट रिप्लेस, तो आपका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। कह रहा है कि आपका नहीं रिप्लेस करे, प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट नॉट रिप्लेस बिकॉज रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। आप सॉल्यूशन नहीं करना इसका। नेक्स्ट, mobilization advance up to 10% of the cost of the work given to the contractor। mobilization advance up to 10%, 10% of the cost given to the contractor, क्या हो जाएगा आपका, फॉर ऑल एक्टिव रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क एट द साइट फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट। आपको कह रहा है कि मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू 10% कॉस्ट ऑफ द वर्क गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर, आप 10% ऑफ द कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को देते हो फॉर एक्टिव द रिक्वायर्ड द, क्या करें, साइट पे आपके काम को स्टार्ट करने के लिए, आफ्टर द क्या, फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट। आपका कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाए तो आप 10% साइट पे काम स्टार्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट का दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द 5% फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बिल। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट कितना करते हो, डिडक्ट 5% फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बिल। कॉन्ट्रैक्टर के बिल से 5% क्या कर लेते हो, डिडक्ट कर लेते हो। सिक्योरिटी बिल क्या होगा आपका, द रिफंडेड व्हेन द डिफेक्ट लेवल पीरियड of the 6 month or या 1 monsoon which wherever is later over। आपका क्या करोगे, 5% जो दे रहे हो, सॉरी डिडक्ट कर रहे हो सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट एट 5% फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर बिल इज। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के दे रहे हो तो 5% क्या कर लो, डिडक्ट कर ले रहे हो, तो उसको रिफंड करोगे व्हेन लेवल टू पीरियड 6 मंथ और 1 मानसून पीरियड के बाद रिफंड कर दोगे, आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकिंग फंड फैक्टर इज क्या है, इज द फंड फॉर रिबिल्डिंग
of a structure when economic life is over. अगर कोई आपका आपका स्ट्रक्चर का इकोनॉमिक लाइफ वो ख़त्म हो गया तो फिर से उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कॉस्ट पे करना पड़ रहा है वो क्या हो गया, सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड इज अ फंड फॉर रीबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर, सो दैट सिंकिंग फंड इज ए सॉफ्टन टू hardship of the large outlay revenue. क्या है सिंकिंग फंड फैक्टर, क्या है फंड टू, फंड किसके लिए है, रीबिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर इकोनॉमिक लाइफ ओवर इज ओवर. आपका इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाता है, इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाता है तो रीबिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर के लिए फंड हो क्या है, सिंकिंग फंड है. नेक्स्ट वन आपका कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक कॉन्ट्रैक्टर टू ऑप्शन. फर्स्ट क्या कर रहा है, इन्वेस्ट हिज मनी इन प्रोजेक्ट ए, एंड सेकेंड इज क्या कर रहा है, इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी. इफ द डिसाइड इन्वेस्ट इन ए फॉर एवरी रुपी इंटरेस्ट ही एज्यूम इज डबल हिज मनी इन 10 ईयर. आपका एवरी रुपी जब मनी 10 ईयर में डबल हो जा रहा है अगर ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है. If the decide the invest B, the ensure the making money 1.5 times in 5 years. The contractor value of the money at the 10% of interest rate. Okay. तो क्या कर रहा है, should we invest neither of two projects because आपका कह रहा है कि एक 5 साल में डबल हो रहा है, एक सॉरी 5 साल में डेढ़ गुना हो रहा है, एक 10 साल में डबल हो रहा है. और कॉन्ट्रैक्टर का जो वैल्यू ऑफ द मनी 10% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है. तो प्रेजेंट मनी तो आपका आफ्टर एन ईयर पे बाद क्या हो जाएगा वो 10% के हिसाब से. ये फार्मूला लगा देना P/1 + I⁴n. तो आपका 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा 1.6 P टाइम 1.61 P हो जाएगा. और क्या है आपका बोल रहा था कि डेढ़ गुना हो जा रहा है तो उसका तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ही ज़्यादा हो गया. तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, घंटा नहीं फ़ायदा हुआ. अगर 10 ईयर के बाद करेगा तो क्या होगा, 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका 10⁵ होगा ऑफ द इनिशियल कॉस्ट हो जाता है. तो उसका तो क्या इंटरेस्ट ही ज़्यादा हो गया. अगर उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है तो सिर्फ 2 टाइम्स हो रहा है. और उसका जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो कितना आ रहा है 2.59 टाइम्स. तो आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा हो रहा है. तो क्या करेगा, ही शुड बी नाइदर इन. आपका क्या फ़ायदा है ऐसा प्रोजेक्ट लेके, आपको क्या फ़ायदा है. तो किसी में इन्वेस्ट नहीं करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर. आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए हो जाएगा. शुड बी नाइदर इन्वेस्ट इन 1 एंड शुड बी एंड 2. एक और दो में से किसी में से इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका क्या हो रहा है, तो जितना वो लगा रहा है उतना कमा भी नहीं पा रहा है. नेक्स्ट वन, द 3 पैरेलल पाथ इन द पर्ट नेटवर्क. पर्ट नेटवर्क में क्या है, 3 पैरेलल पाथ. ब्रस्टिंग नोड है, ब्रस्टिंग नोड है. ब्रस्टिंग नोड क्या होता है, एक ही नोड से बहुत सारा एक्टिविटी निकले उसे क्या कहोगे, ब्रस्टिंग नोड. एंड नेक्स्ट मर्जिंग नोड विथ ओनली 1 एक्टिविटी. मर्जिंग किससे हो रहा है, विथ ओनली 1 एक्टिविटी इन ईच पाथ. द मिनिमम नंबर ऑफ डमी द एरो. तो मिनिमम नंबर ऑफ डमी कितना हो जाएगा, ब्रश कह रहा है कि ब्रस्टिंग एक्टिविटी है 3 एक्टिविटी है. तो अगर आपको कितना डमी चाहिए, इंड कितना 1 से हो रहा है तो यहाँ पे इंड हो रहा है तो 2 को डमी लगा देंगे. रूल पढ़े होंगे वहीं, रूल पढ़ लेना अपना बुक में जाके कि क्या होता है. ये दोनों डमी हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका कंटिन्यूअस हो गया, एक्टिविटी हो गया. तो मिनिमम 2 डमी आर रिक्वायर्ड. डमी प्लेस करने का जो रूल है वो आपने बुक में पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट
over and list 2. Select the correct answer using the code given below. मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को. करेक्ट critical activity to crash first has respected project duration and critical activity dummy activity subcritical activity. तो सबसे पहले किसको करोगे? हाँ, उसको करेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी करेंगे जिसके पास फ्लोट होगा उसको हम पहले क्रैश करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? आपका हो गया क्रिटिकल एक्टिविटी क्रैश फर्स्ट रिड्यूस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. जिसके पास फ्लोट होगा उसको ही पहले क्रैश करेंगे. उसके बाद क्रिटिकल एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा नो फ्लोट. क्रिटिकल एक्टिविटी में नो फ्लोट होता है. फ्लोट शुड भी जीरो. फ्लोट क्या होता है? जीरो हो जाएगा. वो एक्टिविटी क्या हो जाएगा? क्रिटिकल हो जाएगा. और स्लैग के केस में क्या था? मिनिमम. फ्लोट जीरो हो जाएगा, वो एक्टिविटी की क्रिटिकल हो जाएगा. उसके बाद सब आपको क्या है? आपका किसको क्रैश करोगे? मेंटेन टू लॉजिक ऑफ द नेटवर्क. क्रैश करने वाला एक्टिविटी का क्या रहना चाहिए? लॉजिक मेंटेन रहना चाहिए. और उस एक सेकंड में क्लियर करके. ये 2 पेज में हो जा रहा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत नहीं पड़ी. फर्स्ट क्या था? क्रिटिकल हैविंग क्रिटिकल एक्टिविटी क्रैश फर्स्ट टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. तो क्या करेंगे? लिस्ट कॉस्ट स्लोप होगा उसी को पहले क्रैश करेंगे. जिसका कॉस्ट स्लोप कम होगा, कम पैसा पे मतलब कि किस टाइम घटाने के लिए कम पैसा पे करना होगा उस एक्टिविटी होगा ना क्रैश करेंगे. तो जिसका कॉस्ट स्लोप लिस्ट होगा उसको पहले क्रैश करेंगे. क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो गया? नो फ्लोट, जीरो फ्लोट होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एक्टिविटी. और नेक्स्ट क्या है? क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए जीरो फ्लोट. डमी एक्टिविटी क्या हो जाएगा? डमी एक्टिविटी क्या हो जाएगा? डमी एक्टिविटी का काम क्या होता है? वो नहीं ना ही रिसोर्स कंज्यूम करता है ना ही टाइम. वो क्या करता है? सिर्फ लॉजिक इन नेटवर्क बताता है, लॉजिकल सीक्वेंस बताता है. और नेक्स्ट क्या था? सब क्रिटिकल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ फ्लोट होगा. फ्लोट शुड वन. सब क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या होगा? फ्लोट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. जीरो नहीं होगा, कुछ तो फ्लोट होगा. आगे बढ़िए. आपका सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन. इन द फिगर इंडिकेट ए प्रोजेक्ट नेटवर्क. द नंबर above each activity respect its normal duration in day. आपको क्या करना है? आपको क्या बताना है? इच एक्टिविटी रिप्रेजेंट नॉर्मल ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है तो क्रिटिकल पाथ शो करना है. तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ. क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए जिसके अलोंग क्या आ जाएगा? जिसके अलोंग आपका क्या हो जाए? लॉन्गेस्ट पाथ टाइम बाय आ जाए. आप देख लो आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है तो पहले क्या करोगे? टी निकाल लोगे. तो टी निकाल लोगे, यहाँ पे टी है और ये टी एस है. ये आपका टी एस है. तो इनिशियल नोड का क्या हो जाएगा? टी जीरो. उसके बाद 1 आवर ड्यूरेशन है तो 1 आवर के लिए इसका टी कितना हो जाएगा? 2. फर्स्ट एक्टिविटी के बाद नोड 2 पे कितना हो जाएगा? टी आपको 1 हो जाएगा. और इसमें 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. और सही करके आप जहाँ सारा जोड़ के निकालो. 3 में से आप इसमें आप किधर जाओगे? पहले फिर इधर आओ. इस एक्टिविटी में 3 है तो 4 हो गया. 1 + 3 आपका कितना हो गया? 4 हो गया. फिर इस एक्टिविटी के बाद हमको किधर जाना है? इसका सीक्वेंस नहीं दिया जी, देख लेते हैं. हाँ 4 हो गया. 4 6 10 इधर से हो रहा है. 3 7 3 4 3 7 हो रहा है. तो जो ज़्यादा होगा वही लेंगे. इस पाथ के लॉन्ग लेंगे.
10 हो जाएगा, और 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इधर से कितना हो रहा है, 358 हो गया है, 358। इस एक्टिविटी का 8 दिया हुआ है, और इस एक्टिविटी का 8 हो गया, और इधर 4 7 यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो जाएगा। तो जो ज़्यादा होगा उसी को लेना है, 11 लिख देंगे। 11 9 20 हो गया, इधर से 18 हो रहा था, इधर से 20 हो गया, 20 हो जाएगा। और 10 के प्लस 10 30 हो जाएगा। और फिर टी फाइनल नोड का क्या हो गया, टी 30 हो गया। और जो फाइनल नोड का टी होगा वही ले लेंगे, टी एस ले लेंगे लास्ट एक्टिविटी का, अगर नहीं कुछ बोल रहा था क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, जो टी था वो लास्ट नोड का, उसके बाद जो घटाते जाना, 20 हो जाएगा 10 घटाओगे तो। और इस पाथ के अलावा घटाओगे तो कितना होगा, 20 में 8 घटाओगे तो 12 हो जाएगा। और इस पाथ के अलावा घटाओगे 9 तो 11 हो जाएगा। और इस पाथ में फिर 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। फिर अभी इसमें क्या करोगे, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। और इस पाथ के अलाउंग तो हो गया। फिर अब इधर से आएंगे तो 20 में से 8 घटाओगे तो 12 आएगा। 12 में से आप कितना घटा रहे हो, 6 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है, 6 आना चाहिए। और इधर से घटा रहे हो तो 4 आ रहा है, जो मिनिमम आ गया है वो इसी को लिखेंगे यहाँ पे। उस पाथ अगर टी निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम, और टी बैक रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, टी एस निकाल रहे हैं तो मिनिमम वाले लेते चलेंगे। आप इसी तरह से सॉर्ट आउट कर दो तो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, आपका ही 1 2 जिसके अलाउंग स्लैक 0 हो, सॉरी प्लॉट 0 हो। प्लॉट 0 हो मतलब कि टी माइनस टी एस 0 हो रहा है। ये आपका हो गया 2 4, ऐसे जाएंगे, फिर 4 5 हो जाएगा, फिर ऐसे जाएंगे, 5 4 5 हो गया, 4 5 के बाद 7 8 जाएंगे, 5 7 जाएंगे, ऐसे जाएंगे और इधर हो जाएंगे। आपका ये क्या हो गया, क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया। बी ऑप्शन इज राइट। आपका ये वाला क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इसका तो कुछ ना कोई डिफरेंस आ जा रहा है ना। अगर जिस बात के 4 देखो यहाँ पर 0 है, 4 - 4 0, 11 - 11 0, 20 20 0, 30 30 0। जिस बात के लॉन्ग आपका क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है फ्लोट, वो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी स्लैक पूछ रहा था, सॉरी पट का क्वेश्चन था जी, नहीं कुछ नहीं बोला है, चलिए ठीक है। 10th number question. Activity ij is the earlier event time of I and j and later event time I and j respectively दिया हुआ है। दिया हुआ है, ये दोनों हो गया। एक्टिविटी ड्यूरेशन दिया हुआ है तो मैच द फॉलोइंग द करेक्ट यूजिंग द कोड। आपका टी दिया हुआ है 5, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, और आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम आपका जे नोड का भी दिया हुआ है 24, और लेटेस्ट ऑफ द आई नोड 9 है, और लेटेस्ट ऑफ द जे नोड का 29 है। तो फ्री फ्लोट निकालना है, आप निकाल लो, ये सिंपल। मैंने क्या बताया था ट्रिक, पहले जो करवा चुका हूँ उसमें क्या लिखना है, टी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, सॉरी लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया, स्टार्ट टाइम हो गया। आपका क्या दिया हुआ है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना दिया हुआ है 5, अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ये हो गया 9, और आपका क्या हो गया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपका कितना हो गया 24, और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो गया 29। आपको क्या निकालना है, पहले फ्री फ्लोट, टोटल पर सारा फ्लोट निकालना है। मैंने क्या बताया था, फ्री फ्लोट क्या करना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में घटा देंगे, और उसमें क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट घटा देंगे।
तो आपका 29 हो जाएगा -5 माइनस ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, 6×5 = 11 में से 19 गया तो आपका 18 हो गया। आ गया ना जी, हम शॉर्टकट से कर दिए। अब इससे फार्मूला हुआ रिमेंबर करने में आसान रहेगा, इसे भूलोगे नहीं। टोटल फ्लोट बोल रहा है तो हमको शुरू से हम जानना, फ्री फ्लोट बोल रहा है तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना, और इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक जाना है तो फ्री फ्लोट निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्री फ्लोट निकालने के लिए एर्लीस्ट फिनिश टाइम, आपका एर्लीस्ट फिनिश टाइम 24 था, उसमें क्या कर लेंगे? एर्लीस्ट स्टार्ट टाइम घटा लेंगे, उसमें क्या करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सब में घटाना होगा ना, 6×5 = 11 घटा लिए तो 13 आ गया। हाँ, आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है तो ये दोनों के बीच हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, एर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तो 24 माइनस 9 करो, उसमें ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट घटा लो, 15 में से अब तो टोटल 9 हो गया। आप मिला लो, सिंपल वन है। इंटरफेरेंसिंग फ्लोट किसके बीच में हो जाएगा? इसके बीच में हो जाएगा। 9 में आपको 29 में क्या करो? 29 में किसको घटा लो? 24 को घटा लो, तो आपको क्या आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। मैच कर लो, आपको सारा अपने से मैच कर लो, बाकी फार्मूला से देखना चाहते हो तो देख लो। इसका भी 13 आया था। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या आया था? इंटरफेरेंसिंग फ्लोट में सिर्फ क्या करना होता है? जो लास्ट इवेंट का हो, जो स्लैक इवेंट स्लैक हो, वो कर लेंगे माइनस। हेड इवेंट का जो स्लैक होता है वही हो जाता है इंटरफेरेंसिंग फ्लोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? Consider the following statement. CPM network help in engineering too. CPM नेटवर्क कैसे हेल्प करता है इंजीनियरिंग में? कनेक्टिव हैज अल्टरनेट और क्रिटिकल एक्टिविटी। आपको क्या करता है? कंस्ट्रेंट करता है कि अटेंशन करता है कि क्रिटिकल एक्टिविटी कौन है। बहुत ज़रूरी बात है कि आपको कम से कम क्रिटिकल एक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट में पता होना चाहिए इंजीनियर को, कि मेरा कौन सा क्रिटिकल एक्टिविटी, अगर वो डिले हो रहा है तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा मालिक? क्या करेगा? आपको दे देगा, कॉस्ट काट लेगा, आपका पैसा काट लेगा। अब क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट क्या है? ड्राइव द रिसोर्स फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, एडवांस एक्टिविटीज और क्रिटिकल एक्टिविटी। आप क्या करोगे? सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस से आप पता कर सकते हो किस टाइम पे कितना आपको रिसोर्सेज का जरूरत है। जरूरी है, राइट ऑप्शन। इन अवॉइडिंग द डिले इन क्रिटिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिले ऑफ द होल प्रोजेक्ट। आपको पता रहेगा, आपको सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस करोगे तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा है। अगर क्रिटिकल एक्टिविटी को बचा लेते हो आप डिले होने से, तो आपका प्रोजेक्ट डिले होने से बच जाएगा। ये भी राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू पार्ट एनालिसिस। पार्ट एनालिसिस में क्या क्या करते हैं? टेकन केयर द अनसर्टेनिटीज इन द कंप्लीशन टाइम। टेकन केयर अवार्ड आपको होना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी इन क्या है? कंप्लीशन टाइम। रिक्वायर सिंगल टाइम। पार्ट एनालिसिस में आपका क्या होता है? 3 टाइम होता है। 3 टाइम ऑफ द एस्टिमेट होता है। 3 टाइम ऑफ द एस्टिमेट होता है। क्या क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइक टाइम, और क्या होता है? पैसिमिस्टिक टाइम। ये होता है तो आपका यह स्टेटमेंट गलत हो गया है। एक किसके लिए होता है? सीपीएम के लिए होता है, एक सिंगल टाइम। यूज फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। सही बात है। पार्ट एनालिसिस को क्या करते हैं? रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, मिसाइल लॉन्च करने के लिए करते हैं। यूज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सही बात है। आप क्या करते हो? एक्टिविटीज के लिए, सिंगल एक्टिविटी के लिए पार्ट एनालिसिस में क्या करते हो? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करते हो। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 3 4 आई द करेक्ट। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ द वर्किंग बाय द इंट्रोड्यूस बाय। फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन कौन किया था? एफ डब्ल्यू टेलर्स किया था। अब इंट्रोड्यूस किसने किया था? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? एफ डब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एफ डब्ल्यू टेलर था जो क्या किया था? फादर एंड साइंटिस्ट किसका था? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स लेवलिंग मतलब क्या होता है? रिसोर्स लेवलिंग मतलब होता है इनफॉर्म डिमांड ऑफ द रिसोर्स आर अचीव। इनफॉर्म डिमांड ऑफ द रिसोर्स, अगर आपका डिमांड, अगर प्रोजेक्ट का आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कोई किसी में आपको 10 लेबर चाहिए, मान लिया कि आपको किसी दिन 16 लेबर चाहिए, किसी दिन 2 लेबर चाहिए, उस डिमांड को आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करना है कि हमको इतना ही, अगर किसी दिन आपको 10 लेबर चाहिए तो अगला दिन वो लेबर बेरोजगार थोड़ी ना रहेगा। हाँ, अगर किसी दिन 16 चाहिए, अगर किसी दिन 2 चाहिए, तब एक दिन बैठा के रखोगे तो उसको थोड़ी ना अगला दिन काम पे आएगा, कहीं और चला जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? सबको स्मूथ करना होगा कि हमको सारा दिन क्या चाहिए? इन्फॉर्म डिमांड चाहिए, 10 नहीं 12 का ही चाहिए, लेकिन डेली चाहिए हमको 12 का, तो अभी तो आपके पास लेबर रह पाएगा। तो आपका क्या हो गया? रिसोर्स लेवलिंग ऑफ द एक्टिविटी आपका हो गया। ऐसा बातें डिस्कस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपका दिया हुआ है 10,000। सेल्वेज वैल्यू आपका ऑफ द एंड ऑफ द 5 ईयर आपका दिया हुआ है 1,000। बुक वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द 2 ईयर यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड से गुजरा है, नो इशू। तो आपका जो आपका कॉस्ट को डिक्रीज करने का स्लोप होगा वो क्या होगा? आपका इनिशियल वैल्यू कितना था? 10,000 था, और आपका जो सेल्वेज वैल्यू है वो 1,000 है, उसमें घटा दोगे। टोटल आपका कितना दिन रखे हो? 5 ईयर रखो, तो 5 ईयर से डिवाइड कर दोगे, तो 1,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 बाई क्या हो जाएगा? 5। तो आपका एक ईयर का कितना हो गया? 9,000 बाई 5, और एंड ऑफ द 2 ईयर उसका बुक वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 ईयर के बाद कितना कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा? या अगर आपका आपका 5 ईयर का था, तो 5 ईयर में इतना डिक्रीज किया है, तो एक ईयर में तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 ईयर में एंड ऑफ कितना पूछ रहा है? एंड ऑफ द 2 ईयर। तो 2 ईयर में कितना डिक्रीज करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18,000 बाई 5 हो जाएगा। तो 5 से करोगे तो 5 से 15, 3 बचा, 5 6 30, आपका इतना रुपया आपका क्या हुआ? कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका क्या था? आपका इनिशियल प्राइस कितना था? 10,000 था, उसमें कितना डिक्रीज हो गया? 300 आपका इतना डिक्रीज हो जाएगा। तो 004 आपका क्या था? 96 आपका इतना रुपया हो जाएगा। क्या आपका आफ्टर 2 ईयर? आफ्टर 2 ईयर आपका क्या हो जाएगा? इतना कॉस्ट का आपका रह जाएगा, मशीन जो भी होगा। बुक वैल्यू वही हो जाता है कि आपका 2 ईयर के बाद उसका प्राइस क्या है। सिंपल मेथड था, बच्चा भी कर लो, वही आप सॉल्यूशन देख लो और प्रॉपर लेना। कंसीडर द फॉलोइंग फ्यूचर फैक्टर। PERT is preferred क्या कर रहा है? प्लानिंग। बिकॉज PERT क्यों प्लानिंग में प्रीफर्ड करते हैं? और किसके लिए? फ्यूचर मतलब कि प्रोजेक्ट जो है उसके लिए है। PERT क्यों प्रीफर्ड करते हैं? प्रोजेक्ट हैविंग नॉट रिस्पेक्टिव टाइप, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप है, वो पहले से काम नहीं हो चुका उस टॉपिक पे, तो आपका क्या हो जाएगा? उस केस में आप क्या करोगे? PERT को प्रीफर्ड करोगे। प्रोबेबिलिटी वाला प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को आप क्या करोगे? प्रीफर्ड करोगे।
टाइम रिक्वायर्ड नॉट टू बी नोन, अगर कोई आपका PERT एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको पता नहीं होता कि कब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो टाइम ये भी सही हो गया। इवेंट हैज बीन स्टेबलाइज बाय द प्लानिंग, क्योंकि आपको PERT का टाइम ही नहीं पता है तो आप कहाँ से इवेंट को स्टेबलाइज करोगे। PERT एनालिसिस में आपका इवेंट डिफाइंड नहीं होता है कि कौन सा एक्टिविटी कब खत्म होने वाला है, आपको पता नहीं होता है PERT एनालिसिस में। emphasis is given to the activity for project, ये सब कुछ नहीं होता है तो आपका मैं कर दिया उल्टा। क्या कर रहा था, इवेंट हैज बीन एस्टेब्लाइज फॉर, मैं कुछ और कर दिया क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू नो प्रिसाइजली आपको PERT एनालिसिस में पता नहीं होता है, आपको टाइम रिक्वायर्ड नोट टू बी नोन, आपका ये सही हो गया। इवेंट हैज बीन एस्टेब्लाइज फॉर प्लानिंग, इवेंट तो बताना ही होगा कि आपका ये बहुत सारा इवेंट की इतना काम करेंगे तो आपका एक एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, भले ही टाइम आपको ना पता हो PERT एनालिसिस में, तो बट इवेंट तो डिसाइड करना होगा ना कि हमको इस पार्ट पे, हमको रॉकेट अगर कोई बना रहे हैं तो रॉकेट का ये इंजन वाला मैं यहाँ पे मेरा खत्म होगा कोई काम, मैं यहाँ पे अपने इंजन को स्टॉप बना दूंगा तो आपका क्या हो गया। मान लीजिए कोई घर बना रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट, मान लो कि कोई घर बना रहा है, फर्स्ट टाइम बना रहा है, तो उसको तो पता होगा ना कि कम से कम हमको फर्स्ट स्टेप में हमको छत तक ढलाई करवा देना है। तो ये भले नहीं पता हो कि हमको छत तक ढलाई करने में कितना टाइम लगेगा, कब तक बनेगा, बट हमको छत तक ढलाई करना है, वो इवेंट है, वो उतना कब करवा देंगे। कोई किस एक इवेंट टाइम होगा उसको फिक्स करेंगे कि हम, मेरा फर्स्ट टाइम ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ है कि हम अगला फ्लोर के लिए काम चालू करेंगे, तो आपका ये तो पता होगा ना, इवेंट स्टेबलाइज कर लेंगे तो आपका 1 2 4 आपका राइट हो जाएगा। आपका PERT क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच हो जाता है। कंसेप्ट ऑफ द स्किल आर यूज 3 टाइम ऑफ द एस्टिमेट होता है PERT में। इवेंट ओरिएंटेड होता है, PERT क्या होता है, वही इवेंट का बात कर रहे थे, इवेंट तो आपको फाइंड करना ही होगा, भले ही आपको प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ना पता हो, इवेंट तो पता रहना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। PERT आर फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑलरेडी आई डिस्कस। करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। earliest start time of the successor activity minus finish time of that activity, the activity minus question minus in question minus the duration। हाँ, तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सेसर एक्टिविटी, और आपका क्या कर रहा है, हमें माइनस कर रहे हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी, तो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम में आप ड्यूरेशन घटा रहे हो तो आपका क्या आएगा, आपका क्या आएगा, फ्री फ्लोट आएगा। मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। द टाइम अवेलेबल बिटवीन, आपका क्या हो जाएगा, टाइम अवेलेबल बिटवीन फॉर एक्टिविटी परफॉर्मेंस और माइनस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। टाइम अवेलेबल तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम की बात कर रहा है, टाइम अवेलेबल माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल फ्लोट हो जाना चाहिए, सही था, टोटल फ्लोट। एक्सेस मिनिमम आपका इसका क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट, और ये हो जाएगा आपका 1 का। और आपका एक्सेस मिनिमम टाइम अवेलेबल ओवर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्सेस मिनिमम टाइम आपका अवेलेबल है ओवर द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट। और इसका क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ये तो पढ़ा ही होगा, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच में जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंसिंग फ्लोट। तो आपका डी का हो गया, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मैं बहुत बार कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले बार।
स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है आपका ये हो जाएगा, जो किसी टाइम पार्टिकुलर टाइम माइनस उसमें क्या करोगे, टी मीन टाइम, जो मीन आएगा बहुत सारा डाटा का, उसमें क्या करोगे, हर एक का घटा के उसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, उसको समेशन करोगे और डिवाइडेड जितना था आपका, जितना नंबर ऑफ डाटा था उसको डिवाइड करके अंडर रूट कर दोगे, वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। देख लो, ये फार्मूला रिमेंबर कर लेना। Flow the flow-net of the activity project in the figure. The duration of activity are indicate along the arrow. ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आपका along कर चुका हूँ ऑलरेडी, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन। क्रिटिकल पाथ आपको बताना है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत बार कर चुका हूँ, आप कर लेना। टी निकाल लेना पहले और फिर इधर से टी निकाल लेना और इधर से क्या करेंगे, लास्ट इवेंट का जो टी आएगा वही फर्स्ट इवेंट का हो जाएगा। आप बता देना कि क्रिटिकल एक्टिविटी का किसके लॉन्ग हो रहा है, जिससे लॉग के स्लैक शुड भी मिनिमम और जीरो हो जाएगा, वो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। तो आप देख लो किसके किसके लॉन्ग हो रहा है। आपका ये दोनों का डिफरेंस जीरो होते जाना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस जीरो होते जाना है, यही आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। देख लो, आप ये घटा के सॉल्व कर लेना तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन कम गलती होगी। तो आपका कर लेना इसके लॉन्ग, सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा क्रिटिकल एक्टिविटी, 13689, 13689, यही तो है आपका, सही हो गया सी। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा एक्टिविटी होता है। पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इरेक्शन ऑफ द फॉर्म वर्क ऑफ द स्लैब, उसके बाद क्या करेंगे, कंक्रीटिंग ऑफ द रूफ स्लैब, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रिक लाइमिंग ऑफ द कंक्रीट, सही था दिया जी। फर्स्ट क्या करेंगे, फ्रेमवर्क इरेक्टेड करेंगे और स्टील आर प्लेस करेंगे उस पर ओवर द फ्रेमवर्क, देन कंक्रीट आर पोर्ड, उसके बाद क्या करेंगे, पहले फ्रेमवर्क किए उस पर स्टील लगाएं, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर कंक्रीट फिल कर देंगे, कंक्रीट पोर्ड कर दिए। आफ्टर द ब्रिक जेरी एंड लाइम कंक्रीट आर प्रोवाइड ओवर द कास्टेड स्लैब, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, लाइम कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे ओवर द कास्टेड स्लैब। फॉर क्या कर, किसके लिए लाइम कंक्रीट किसके लिए डाल रहे हो, वाटर प्रूफिंग के लिए एंड थर्मल इंसुलेशन के लिए। लाइम क्या करता है, थर्मल इंसुलेशन उसका सीमेंट कंक्रीट से ज़्यादा होता है एंड वाटर प्रूफिंग। लिस्ट एंड एट लास्ट पार्टीशन वाला कंस्ट्रक्चर, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद दीवार लगा दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले इरेक्शन ऑफ द फ्रेम फॉर स्लैब, उसके बाद क्या करोगे, सरिया लगाओगे आप, सरिया मतलब स्टील डालोगे, स्टील डालने के बाद क्या करोगे, कंक्रीटिंग करोगे, कंक्रीटिंग के बाद क्या करोगे, वाटर प्रूफिंग के लिए क्या दोगे, लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग देंगे, हीट इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग करेगा, परमेबिलिटी घटाएगा, और इसके बाद क्या करोगे, बाल खड़ा कर दोगे, दीवार खड़ा कर दोगे, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैच करना है, मैच करने के लिए है, एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी अगर कोई भी एक्टिविटी हो क्या करेगा, आपका रिसोर्स कंज्यूम करेगा, और एलिमेंट कोई भी एक्टिविटी है तो उसको तो चाहिए ना, रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए, सब चीज़ चाहिए। इवेंट है तो इवेंट क्या होता है, इवेंट आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्टेज हो जाएगा इवेंट। इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट एक इंस्टेंटेनियस स्टेज है, इंस्टेंटेनियस इवेंट है, कि हम इतना काम खत्म कर चुके हैं तो चलो एक इवेंट मेरा खत्म हो गया। और डमी क्या है, रिसोर्स लेस है, उसमें तो ना ही रिसोर्स चाहिए ना टाइम चाहिए डमी को, वो सिर्फ का क्या बताता है, वो रिलेशनशिप बताता है कि इसके बाद ये चालू करना है, वो सिर्फ शो करने के लिए है कि इसके बाद ये चालू करना है।
फ्लोट क्या होता है? स्पार ऑफ द टाइम, कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना है वो किससे क्या बताओगे? फ्लोट बताओगे। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब बहुत सारा ऑपरेशन है, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इन टर्नलिंग कंस्ट्रक्शन। जो टर्नल बनता है उसके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा स्टेप आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। तो पहले क्या करेंगे? टर्नल कर रहे हैं तो ज़मीन के अंदर करेंगे, तो ज़मीन के अंदर करेंगे। अगर यहाँ पे टर्नल कर रहे हैं मतलब छेद कर रहे हैं, यहाँ पे टर्नल बनाएंगे। देखते हो कि रेलवे लाइन कभी कभी टर्नल से पार करता है। तो पहले क्या करेंगे? हम ड्रिलिंग करेंगे, यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ब्लास्टिंग करेंगे। उसके बाद मकिंग करेंगे, और उसके बाद प्लेसिंग ऑफ स्टील। उसके बाद कंक्रीट, सब कंक्रीटिंग कर देंगे चारों पट्टी दीवार पे। तो आपका एक करेक्ट सीक्वेंस हो गया। पहले ड्रिल करेंगे, उसके बाद ब्लास्टिंग करेंगे। एक टर्म याद रखना है, यहाँ पे बात ये तीनों में कंफ्यूज कर जाता है। पहले क्या करते हैं? ड्रिलिंग, उसके बाद ब्लास्टिंग, उसके बाद मकिंग। तो आपका जो हो जाएगा सी द करेक्ट। पहले ड्रिलिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, मकिंग करेंगे, प्लेसिंग ऑफ स्टील करेंगे, कंक्रीट करेंगे। 1 2 3 4 5 हो जाएगा तो करेक्ट। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, मकिंग एंड उसके बाद स्टील प्लेस कर लेंगे, उसके बाद कंक्रीटिंग कर देंगे सबसे लास्ट में। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। फॉर एक्टिविटी आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइक टाइम दिया हुआ 3। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। एक्सपेक्टेड टाइम का ये फार्मूला होता है, सारा वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या क्या आ रहा है? 9 डे आ रहा है। आपका 9 डे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर 9 डे हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, फार्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं, इसमें भर भर के गुप्ता गुप्ता पे क्वेश्चन दिए। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर 4 एक्टिविटी। 4 एक्टिविटी का दिया हुआ बहुत सारा डाटा। तो मैक्सिमम टोटल रिसोर्स लोड इन एनी वीक, किसी भी वीक में आपका मैक्सिमम रिसोर्स लोड कौन सा है? तो आप देखो, आपका नंबर ऑफ द वीक दिया हुआ है फॉर एक्टिविटी, और नंबर ऑफ द वीक मतलब कि आपका ये स्टार्ट किस वीक में हो रहा है, एंड किस वीक में हो रहा है, वो दिया हुआ है। तो इसको जब हम अच्छा से कहीं पे करते हैं, तो कैसे करें? यहीं पे कर देता हूँ। एक्टिविटी क्या कर रहा है? 9th वीक में चालू हो रहा है। सोच लो 9th वीक में चालू हो रहा है और 16th वीक में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो 9th पे चालू हुआ, 16 पे खत्म हुआ। ऐसे करके बना होगा तो बिल्कुल नहीं गलत होगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 उसका ड्यू 6 वीक्स उसका ड्यू क्या है? पर आपका रिसोर्स नीड पर वीक कितना है? 6 है इसका। पर वीक इसका है। लास्ट एंड में और शुरू एंड में क्या लिखे हैं? उसका जो स्टार्ट है इन टाइम है। और एक्टिविटी 11th एंड 20, तो कहीं पे बीच में 11th होगा, तो यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो कोई बी एक्टिविटी है, ए वाला ए एक्टिविटी था, और ये बी एक्टिविटी है। तो इसका क्या ड्यूरेशन है? 4 लेबर पर वीक, जो भी हो 4 रिसोर्स नीड होगा, 4 रिसोर्स नीड होगा। एक्टिविटी 15th डे पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कुछ यहाँ से चालू होगा और कब खत्म हो रहा है? 22 डे पे। 15th पे चालू हो रहा है, 22 डे पे खत्म हो रहा है। तो आपका 3 रिसोर्सेज पर डे है। एंड नेक्स्ट में 13th पे चालू होकर 24th पे खत्म हो रहा है। तो 13th पे चालू होके 13th कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा बीच में, यहाँ पे होगा। 24 पे खत्म हो रहा है। 13 पे चालू होकर 24 पे खत्म हो रहा है। तो आप देखो कि अगर किसी भी टाइम पे लेते हो, मान लिया कि ये 16 तक चला है, एक डे 1 तक, आप सीधा सीधी 15 डे पे ले लो। तो 15 वीक में 15 वीक से 16 वीक पे जब लाइन खींचोगे तो सारा को टच करेगा, तो सारे रिसोर्सेज में आ जाएंगे इसके अंदर। तो पीक रिसोर्स पूछ रहा है तो सारे को ऐड कर दो। आपका इस 15th वीक पे जो रिसोर्स था वो सब में ऐड कर दो, तो आपका सही 4 10 आपका क्या हो जाएगा? 6 4 10 7 3 13 7 20, आपका 20 आपका क्या चाहिए? मैक्सिमम रिसोर्सेस आएगा पर वीक। इसी में ज़रूरत होगा ना, 15th वीक पे आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज का ज़रूरत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्टिविटी ऑफ implemented in the parallel the following time cost relation to direct component of each activity। आपका दिया हुआ है
आपका 10 डे पे इतना, 9 डे पे इतना, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन बनेगा। तो आपका क्या पूछ रहा है, द फिजिबल रेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट एंड 3 एक्टिविटी टुगेदर। 3 एक्टिविटी अगर टुगेदर हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो फिजिबल रेंज ऑफ द आपका क्या पूछ रहा है, कितना आपको फिजिबल रेंज होगा, टोटल आपको कितना लगेगा, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा। तो देख लो सीधा सीधे, मैं सोल्यूशन से ही डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ क्या था, 10 डे पे अगर काम कर रहा हूँ किसी एक्टिविटी को 10 दिन में खत्म, 10 दिन में खत्म कर रहा हो तो 800 रिसोर्स चाहिए। 9 दिन में खत्म कर रहा हूँ तो 900 चाहिए। 8 दिन में कर रहा हूँ तो 1000 यूनिट रिसोर्सेज चाहिए। और सही 3 एक्टिविटी का दे रहा है, बोल रहा है तीनों एक्टिविटी को साथ में खत्म कर रहा हूँ। तो आपका क्या पूछ रहा था, टोटल फिजिबल कॉस्ट कितना होगा। तो अगर आपका एक्टिविटी फॉर ड्यूरेशन 11 डेज, मतलब कह रहा है फिजिबल रेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द 3 एक्टिविटी आर टुगेदर, तीनों एक्टिविटी को एक साथ काम कर रहे हैं तो आपका कितना कॉस्ट आएगा। तो अगर मान लो 11 डे में कंप्लीट करवा रहे हैं, तो 11 डे में कंप्लीट करा रहे हैं तो ए तो आपका 10 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, 7 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका दिया हुआ है मैक्सिमम में 7 ही दिन चलेगा। तो आपका कितना लग रहा था कॉस्ट, 800, इसके लॉन्ग 1200 और इसके अंदर 500। तो आपका टोटल कॉस्ट इतना आ रहा था। अगर आप 10 दिन में कंप्लीट करवाते हो, तो 10 दिन में अगर कंप्लीट करवाते हो तो 10 दिन में आपका क्या होगा, इसका 1350 हो जाएगा इस एक्टिविटी का। तो सारे डाटा रख के अब देख लेना, 10 दिन में कंप्लीट करवाते हो तो इसका कॉस्ट इतना है, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, करना पड़ेगा। 9 डे में कंप्लीट कराते हो तो आप देख लो, तीनों का जोड़ लेना। तो फर्दर द डिडक्शन नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्टिविटी बी रिक्वायर्ड मिनिमम 9 डे, क्योंकि आपका एक्टिविटी तो मिनिमम 9 दिन लगेगा ही लगेगा, उससे नीचे थोड़ी ना जा सकते हो। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्टिविटी 9 के लिए तो मिनिमम है। तो आपका जो आपका 2900 आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम कॉस्ट 2900 आ रहा है, और मिनिमम 25,000 आया था आपका 11 डे पे, 2500 आया था, मैक्सिमम कितना आया था। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, फिजिबल रेंज कितना हो जाएगा, 2500 से 2900, यही आपका कॉस्ट का रेंज होगा। अब आगे नेक्स्ट डे करेंगे।